जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में अपना योगदान दिया है। अपने जीवन के कार्यकाल में उन्होंने किस तरह से अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति अपना योगदान दिया है और जीवन भर संघर्षरत रहा है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं ऐसे ही एक लेखक के बारे में जिनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो आइए विस्तार रूप से जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को। भारतीय लेखक और कार्यकर्ता। इनका जन्म सन 1921 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु 4 मार्च 1921 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था तथा 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली। उन्हें आगे चलकर पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी की तस्वीर। चार मार्च 1921 ईस्वी पूर्णिया बिहार, जो कि भारत में है, में इनका जन्म हुआ था। ग्यारह अप्रैल 1977 ईस्वी में, उस समय मात्र इनकी उम्र 56 वर्ष की थी जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी। ये मुख्य रूप से इनका पेशा उपन्यासकार, कहानीकार, संस्मरणकार, लेखन कला का ही इनका मुख्य पेशा था। इनका उल्लेखनीय काम जो है वो है मैला आंचल, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दूसरा जीवन साथी, है इनकी रेखा, पद्मा और ललिता रेणु। इनकी बच्चे हैं कविता रॉय, पद्म पराग, वेणु, नवनीता, अपरजीत, दक्षिणेश्वर प्रसाद राय, वहीदा रॉय। रिश्तेदार में शीलानाथ मंडल हैं। अब इनके जीवन के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औरोही हिंगना गांव में हुआ था। उस समय यह पूर्णिया जिले में था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। रेणु जी का बिहार के कटिहार से गहरा संबंध रहा है। शादी कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत बलुआ ग्राम में काशीनाथ विश्वास की पुत्री रेखा रेणु से हुई। हसनगंज के ही गांव महमदिया ग्राम में पद्मा रेणु की मायके है और रेणु जी के 2 और पुत्री, सबसे बड़ी कविता रॉय और छोटी वहीदा रॉय की शादी महमदिया और कवैया गांव में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद रेणु जी ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर की। इन्होंने
इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1942 ईस्वी में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 ईस्वी में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952 ईस्वी से 1953 ईस्वी के समय में वे भीषण रूप से रोगग्रस्त रहे थे, जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। उनके इस काल की झलक उनकी कहानी तबे एकला चलो रे में मिलती है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे एक समकालीन कवि उनके परम मित्र थे। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। लेखन शैली, इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी, जिसमें पात्र की प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता था। पात्रों का चरित्र निर्माण काफ़ी तेज़ी से होता था, क्योंकि पात्र एक सामान्य सरल मानव मन प्राय के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच, घटनाओं से प्रधान होती थी। एक आदिम रात्रि की महक इसका एक सुंदर उदाहरण है। रेणु की कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने आंचलिक जीवन के हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर क्रूरता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। उनकी भाषा शैली में एक जादुई सा असर है, जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखता है। रेणु एक अद्भुत किस्सागो थे और उनकी रचनाएं पढ़ते हुए लगता है मानो कोई कहानी सुना रहा हो। ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सृजनात्मक प्रयोग किया है। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। अपनी कृतियों में उन्होंने आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है। साहित्यिक कृतियाँ, उपन्यास में रेणु को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद इसे हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में भी देर नहीं की। हालांकि विवाद भी कम नहीं खड़े किए। उनकी प्रसिद्धि से जलने वालों ने इसे सतीनाथ भादुरी के बंगला उपन्यास धोधाई चरितमानस की नकल बताने की कोशिश की गई, पर समय के साथ इस तरह के झूठे आरोप ठंडे पड़ते गए। रेणु के उपन्यास लेखन में मैला आंचल और प्रतीक परिकथा तक लेखन का ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, पर इसके बाद के उपन्यासों में वो बात नहीं दिखी। मैला आंचल जो कि 1954 ईस्वी में लिखा गया था, प्रति परिकथा जो कि 1957 ईस्वी में लिखा गया था। जलूस, दीर्घ तपा जो कि 1964 ईस्वी में लिखा गया था। कितने चौराहे जो कि 1966 ईस्वी में लिखा गया था।
कलंक मुक्ति जो कि 1972 ईस्वी में लिखा गया था। पलटू बाबू रोड जो कि 1979 ईस्वी में लिखा गया था। कथा संग्रह में ठुमरी जो कि 1959 ईस्वी में लिखा गया था। एक आदिम रात्रि की महक जो कि 1967 ईस्वी में लिखा गया था। अग्निखोर जो कि 1973 ईस्वी में लिखा गया था। एक श्रावणी दोपहर की धूप जो कि 1984 ईस्वी में लिखा गया था। अच्छे आदमी जो कि 1986 ईस्वी में लिखा गया था। रिपोताज ऋण जल धन जल। इसके बाद है नेपाली क्रांति कथा। इसके बाद है वन तुलसी की गंध। इसके बाद है श्रुत अश्रुत पूर्वे। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियाँ इस प्रकार है। मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम। दूसरा है एक आदिम रात्रि की महक। तीसरा है लाल पान की बेगम। चौथा है पंच लाइट। पांचवा है तबे एकला चलो रे। छठा है ठेस। इस तरह से इन्होंने कहानियाँ भी लिखी है। अब इनके द्वारा लिखे गए संवादिया इस प्रकार है। तीसरी कसम पर इसी नाम से राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका में प्रसिद्ध फिल्म बनी, जिसे बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया और सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र इसके निर्माता थे। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। हीरामन और हीराबाई की इस प्रेम कथा ने प्रेम का एक अद्भुत महाकाव्यात्मक पर दुखांत कसक से भरा आख्यान सा रचा, जो आज भी पाठकों और दर्शकों को लुभाता है। इन्हें सम्मान मिला था, पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि मैला आंचल के लिए किया गया था। इस तरह से इन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए। अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति अनेकों कार्य किए, संघर्ष सहा और जीवन प्रयत्न भर कठिनाइयों से भी लड़ते रहे। अपनी लेखन कला के माध्यम से इन्होंने लोगों को जागरूक किया, एक नई शैली दी, लोगों के मन में उल्लास भरा और आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। अनेकों युवकों को सही रास्ता दिखाया, उन्हें आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह से इन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए और अपना योगदान देते हुए अपने जीवन को समाप्त किया। तो आज के अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपनी लेखन कला के माध्यम से अपने देश के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो आज के अध्याय में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में और जानेंगे एक नए लेखक के जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।